Guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.20. CGS का चैप्टर है. CGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. एज़ यूजुअल हम पहले क्वेश्चन को और से देखेंगे और यहाँ की अवेलेबल जो एलिमेंट्स हैं उन पे फोकस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि क्या अननोन चीज़ें हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है. हम जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं 5.17, 18 उन क्वेश्चंस की तरह का ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है. यहाँ पर कुछ चीज़ें पता हैं और जैसे यूजुअली पिछले क्वेश्चन में हो रहा है, यहाँ पर फिर दोबारा से आग लगी है और वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि फैक्ट्री इज़ कवर्ड बाय कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस. लेकिन इंश्योरर ये जानना चाह रहा है कि जो आग लगने से आपकी इन्वेंट्रीज जल गई हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. एक तो आप अपना माइंड क्रिएट करें कि आपके पास फिज़िकल डाटा अवेलेबल नहीं है, वो आग लगने की वजह से वेस्ट हो गया. तो अब आप कहेंगे कि अगर फिज़िकल डाटा ही अवेलेबल नहीं है, यानी कि काउंट नहीं आप कर सकते नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रेजेंट इन द फैक्ट्री, तो आप कैसे बता सकते हैं कि उनकी नंबरिक वैल्यू क्या है. अगर फिज़िकल कोई चीज़ एग्जिस्टेंस ही नहीं करती तो उनके यूनिट्स कैसे गिने जाएंगे. तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली जानता है कि द डाटा ही हैड फिल्ड इन द पास्ट, तो ही कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट डाटा. जो डाटा ऑलरेडी उसने प्रीवियस पीरियड के अंदर एंटर किया हुआ है, उसी डाटा से वो हेल्प लेगा. अच्छा, वो डाटा आपको हेल्प करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स मिलती हैं और जैसे पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हेल्पिंग स्टेटमेंट्स के तौर पे काम करेंगी. वो ये हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ जो उनका प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है उसमें पता चलता है कि अगर जो पहली लाइन लिखी हुई है कि करंट मैन्युफैक्चरिंग का 20% लें तो कोई चीज़ आएगी, 33% कन्वर्जन कॉस्ट का कुछ लें तो कुछ आएगा, और 25% ऑफ सेल अगर आप लेंगे तो उसके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर, एफएच और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. तो ये हेल्पिंग हमारे पास फिगर्स हैं. अच्छा, और ये यहाँ से आप पढ़ें यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेंट्रीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं ये प्रीवियस ईयर की हैं, और प्रीवियस ईयर का एंड उसका मतलब है कि इस साल का स्टार्ट. प्रीवियस ईयर का एंड तो इसका मतलब है इस साल का स्टार्ट. और दूसरा मतलब ये निकला कि दीज इन्वेंट्रीज़ आर ओपनिंग इन्वेंट्रीज़. आप ख्याल रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्रीज़. हमने क्या बोला कि ये कुछ हेल्पिंग फिगर्स हैं और ऊपर जो आप चेक कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो गिवन है यहाँ पर ये सब ओपनिंग है. ओके, अब ऊपर वाले पार्ट में भी आप चेक करें, कुछ चीज़ें आपको हेल्पिंग हैंड दे रही हैं. सेल वो खुद बता रहा है, परचेज खुद बता रहा है, डायरेक्ट लेबर खुद बता रहा है, और सीजीएस अवेलेबल फॉर सेल भी खुद बता रहा है. अब एज़ यूजुअल हम क्वेश्चन में जाएंगे और ये हमारे पास परफॉर्मा है पुराना, और आज भी हमने इसी परफॉर्मेंस से हेल्प आउट होंगे. और दूसरी बात, जो इसकी हेल्पिंग स्टेटमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे. और जो वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे नॉलेज के अंदर हैं उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे परफॉर्मे में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, और जो अननोन चीज़ें हैं उनको फिर हम अरिथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे. ओके, ये एक ओवरव्यू था जो आपको पता चल गया होगा. अब हम बारी बारी इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और जिस जगह पे इनको लिखना है वहाँ पर पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला एलिमेंट जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सेल्स, और ये इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा होता है 6,50,000. तो आप सेल में आएँ और वहाँ पर ये पुरानी सेल्स लिखी हुई हैं, पहले मैं इनको मिटा देता हूँ. 6,50,000 की सेल्स हैं, वो अब आप यहाँ लिख दें. अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. हम देखेंगे कि क्या उसने इनकम स्टेटमेंट भी कैलकुलेट करने के लिए बोली है. तो अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा होगा तो हम ये वाली जो इसके बाकी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर भी अमाउंट्स फिल कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ सेल्स अवेलेबल है तो हम नॉलेज के लिए और अपनी मेमोरी के लिए उसको यहाँ पर लिख दिया. नेक्स्ट जो फैक्टर आपके पास है वो परचेज़ ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है, यानी परचेजेज़ हैं, और सेकंड अमाउंट 3,20,000 है. अब आप अपने क्वेश्चन में जाएं, सीजीएस में जाएं, और उसमें सेकंड पार्ट में लिखा होता है परचेजेस, वहाँ पर ये आप अमाउंट
पोस्ट कर दें 3,20,000 की अमाउंट है। ओके, और आपने 3,20,000 परचेज़ के सामने लिख दिया। नेक्स्ट जो अवेलेबल चीज़ है दैट इज़ डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर है 90,000। आप क्वेश्चन में जाएं और वहाँ पर डायरेक्ट लेबर ये लिखी हुई है, यहाँ पर आप इसकी अमाउंट पोस्ट कर दें 90,000। ओके, और 90,000 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फैक्टर अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, और वो है 5,30,000। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होता है इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड भी बोलते हैं। अवेलेबल फॉर सेल्स 5,30,000। अब आप अपने क्वेश्चन में जाएं और कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड या अवेलेबल फॉर सेल, वहाँ पर आप इसका आंसर लिख दें जो कि 5,30,000 है। अमाउंट आप पोस्ट कर दें 5,30,000। यूँ हमने ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जिन वैल्यूज़ को बुक में दिया हुआ था हमने ये सारी वैल्यूज़ अपनी अपनी जगह पे लिख दी हैं। सेल्स इनकम स्टेटमेंट में लिखी, परचेज डायरेक्ट लेबर और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये CGS के परफॉर्मे के अंदर लिख ली। इनको लिखने के बाद आप ज़रा एक ओवरव्यू अब दोबारा अपनी स्टेटमेंट का करें। वहाँ पर अभी भी आपको सारा खाली पड़ा हुआ है, यानी कि अभी सिर्फ 3 आपने अमाउंट्स लिखी हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक अननोन है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर जाते हैं। वहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि ये एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पिछले साल का एंड है, पिछले साल का क्लोजिंग है, तो इस साल का ओपनिंग है। इट मीन्स जो कुछ भी ये 50, 60 और 65 है ये सब ओपनिंग है। अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मटेरियल ओपनिंग 50,000, तो आप मटेरियल ओपनिंग में जाएं सबसे ऊपर और वहाँ 50,000 पोस्ट कर दें। ओके, और उसके बाद सेकंड जो आपके पास अवेलेबल है वो वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है और वो 60,000 है। तो आप वर्क इन प्रोसेस में जाएं, ओपनिंग में जाएं और वहाँ पर 60,000 आप पोस्ट कर दें। और थर्ड जो आपके पास अवेलेबल है वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, और फिनिश गुड्स जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये एंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये सब ओपनिंग है। तो 65,000 फिनिश गुड्स की ओपनिंग में आप लिख दें, और फिनिश गुड्स ओपनिंग ये है और इसकी अमाउंट आप पोस्ट कर दें 65,000। ओके, अब जो ये अमाउंट पोस्ट करने के बाद अब फिर दोबारा से आप इसको ओवरव्यू करें, और कुछ वैल्यूज़ अभी लिखी हुई हैं लेकिन अभी भी ज़्यादातर अमाउंट्स अनअवेलेबल हैं। यहाँ पर आप इस जगह पर एक स्टेप टेक ओवर कर सकते हैं। आपके पास यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप रिवर्स ऊपर की तरफ कैलकुलेशन करनी है तो कर सकते हैं, और रिवर्स कैलकुलेशन के लिए आपने साइन चेंज करने होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा अभी तक वेकेंट पड़ा हुआ है तो फौरी तौर पे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हेल्पिंग हैंड हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें वो कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो 20% है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। आपको जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है एज इट इज़ इस स्टेटमेंट को बस आप लिख लें, चूँकि ये हेल्पिंग स्टेटमेंट है। बाद में हम देखेंगे कि इससे आप किन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो 20% है फैक्ट्री कॉस्ट की। पहली स्टेटमेंट आई आपके पास तो आपने यहाँ पे लिख देना है डायरेक्ट लेबर जो है वो इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। यहाँ पर आप मेंशन कर दें 20%। मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री कॉस्ट सेम होती है तो फैक्ट्री कॉस्ट आपने यहाँ पे लिख दी 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये पहली स्टेटमेंट है जो हमारे सामने है, हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट जो हेल्पिंग स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है कि FOH यानी सेकंड में आपसे बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड वो है 33 समथिंग % टू कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, इसको भी हम लिख लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड वो कह रहा है कि इक्वल है 33 इंटू
133 इंटू 1/3%, यही परसेंटेज आप चेक करें। 33 इंटू 1/3% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। अब परसेंटेज आप साथ में लिखें ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, अब इस वैल्यू को लिखने का पर्पस क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ हेल्पिंग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे वो कह रहा है आप बस इनको वैसे ही उतारते जाएं। ये सेकंड हो गई। अभी थर्ड भी आपके पास अवेलेबल है। थर्ड में वो कह रहा है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है और वो 25% ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पर आप अपनी थर्ड स्टेटमेंट भी लिख दें, और वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स। वही स्टेटमेंट वहाँ से देखकर आपने यहाँ लिख दी है 25% ऑफ सेल्स। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट्स आपने लिखी तो हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट्स का तब बेनिफिट होगा जब इनसे आप कोई कॉन्क्लूसिव एलिमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है इस सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो निकाल लें। लेकिन अब हम चलें कहाँ से, हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखें, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेबर से नीचे जाएंगे तो डायरेक्ट लेबर से नीचे सब कुछ वेकेंट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप जो यूज़ कर सकते हैं सबसे फैसिलिटेटेड चीज़ वो ये है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इसमें एक चीज़ गिवन है और वो सेल्स हैं। जैसे हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख दिया था कि सेल्स 6,50,000 है, ये यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे मैं यहाँ पे जीपी यूज़ कर लेता हूँ, और जीपी इक्वल है 25% ऑफ सेल। 25% का मतलब है 25/100, तो मैं इसको 0.25 लिख लेता हूँ। और उसके आगे सेल्स है, और सेल्स आपको पता है 6,50,000, अभी मैंने आपको वहाँ पे दिखाया। दोबारा हम देखते हैं, ये सेल्स हैं, ये बुक में दी हुई थी 6,50,000, हमने सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में इसको लिख दिया। और ये सेल्स हमने सबसे ऊपर देखें, वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन थी, और आपने वहीं से 6,50,000 सेल्स का यहाँ पे लिखा, और अपनी हेल्पिंग स्टेटमेंट के अंदर भी जीपी इज इक्वल टू 6,50,000 आप यहाँ लिख चुके हुए हैं। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 6,50,000 का 25% निकालना है। तो आप जो ऊपर लिखा हुआ वो भी लिख सकते हैं, और उसमें क्या है 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 6,50,000 के। तो यूँ आपके पास ये जीपी सॉल्व हो के आ गया। आपने यहाँ पर क्या सॉल्व किया, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसका आंसर आपके पास 1,62,500 है। लेकिन जीपी हमारे काम का है ही नहीं, हमें तो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है इसको पूरा करना है। आपको यहाँ से इन तीन चीज़ों से पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सेल में से सीजीएस लेस कर दें तो जीपी आता है। मैं वही वाली चीज़ इधर लिख रहा हूँ कि अगर सेल्स में से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो जीपी का आंसर होता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि सेल में से सीजीएस लेस करें तो जीपी आता है। अब इसमें दो चीज़ें आपको पता है। देखें, आपको यहाँ सेल्स की अमाउंट पता है 6,50,000 है। आप पहले तो वो सेल्स की जगह पे 6,50,000 आप पुट कर दें, उससे आगे इज़ इक्वल टू है, और उससे आगे सीजीएस है जो हमें नहीं पता। अच्छा, सेल माइनस इज इक्वल टू नहीं, माइनस सीजीएस करना है, तो सीजीएस हमें पता ही नहीं है, तो आप उसकी जगह पे इंग्लिश में ही सीजीएस लिख दें जब तक ये अननोन है, और उसके बाद इज इक्वल टू है, और ग्रॉस प्रॉफिट है, और वो ऊपर देखें आपने 1,62,000 अभी अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, तो आप उस वैल्यू को 162,500 को यहाँ पर लिख दें। ऑलराइट, अब आपके पास जो नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट लेनी है, इससे अगला जो स्टेप है वो कैसे होगा। देखिए, यहाँ पर आप गौर करें कि सीजीएस माइनस हो रही है। आप सीजीएस को इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेके जाएं, सीजीएस को इज इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएं, वो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 162,500 जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे वो प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। और उससे क्या मतलब निकलता है कि आपने 6,50,000 इज इक्वल टू से इधर ही रहा,
और 162 जो उधर था इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा 162,500 और माइनस करके इनकी आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब साथ में आप गौर करें कि इज़ इक्वल टू से आगे क्या था। सी जी एस लेफ़्ट साइड पे आप ऊपर देखें, सी जी एस लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा था, इधर आके आपने सिर्फ उसको प्लस कर देना है, तो यहाँ पर आप सी जी एस लिख दें। अब गौर से एक दफ़ा फिर दोबारा देख लें, आपने सी जी एस यहाँ पर माइनस था, आप इधर ले गए प्लस कर दिया, 1,62,000 यहाँ प्लस था, आप उसको इधर लेकर आए तो माइनस हो गया। अब सिंपल आप काम ये करें कि 6,50,000 में से मैथमेटिकली आप माइनस कर दें 162,500, तो ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ गई जो कि सी जी एस है। और हमने यहाँ पर सी जी एस को बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या कैलकुलेट किया। ओके जी, तो अब यहाँ पर हमने जी पी भी कैलकुलेट कर लिया जो 1,62,500 है, यहाँ पर सी जी एस भी कैलकुलेट कर लिया जो 4,87,500 है। अच्छा जी, अब सी जी एस अगर कैलकुलेट हो गया है तो हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर देखें, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको सी जी एस बोलते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर, वो हमें पता चल गया हुआ है और वो अभी हमने कैलकुलेशन की हैं, ये सी जी एस निकला हुआ है, वही वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। अच्छा जी, अब कुछ थोड़ी हमें हेल्प मिलना शुरू होगी, हम ये वाली अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वाली अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रिवर्स चल सकते हैं क्योंकि कुछ आंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देखें, आपके पास जब ये वाला आंसर अवेलेबल है, आप यहाँ से ऐसे रिवर्स चलेंगे तो रिवर्स चल के साइन चेंज करने हैं। और मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप सेंट्रल फिगर को मालूम करना है तो हमेशा आपने डिफरेंस ही लेना है। तो अब यहाँ पर आप पहले डिफरेंस लें, ऊपर वाली अमाउंट 5,30,000 है, उसमें से आप 487 लेस कर दें तो आपके पास 42,500 आ जाएगा। और ये 42,500 क्या चीज़ है, वो इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने पता कर ली है। सी जी एस हमने पता किया यहाँ से और उस सी जी एस को हमने यहाँ पुट कर दिया और ये आंसर पहले से बुक में गिवन था, हमने यहाँ से रिवर्स ऊपर की तरफ कैलकुलेशन की और मैंने आपको कहा कि दरमियान की कोई भी फिगर अगर नहीं पता तो आप डिफरेंस लें, डिफरेंस ले लिया, फिनिश गुड्स क्लोजिंग आ गई। हो सकता है कि इसका आंसर अवेलेबल हो, चेक करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर। यहाँ मुझे नज़र आ गया है कि फ़िनिश गुड्स का आंसर अवेलेबल है, ये चेक करें। फ़िनिश गुड्स 42,500, चूँकि सारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज गायब थी तो इसलिए फ़िनिश गुड्स 42,000 हमें मिल गया। और हाँ, एक और आंसर भी अब आपके पास मिल गया, सी जी एस 487,500। पहले आप फिनिश गुड्स का आंसर देखें 42,500, जहाँ पे ये कर्सर मार्क हुआ है वो भी आया हुआ है, और नीचे चेक करें आपके पास 487,500 सी जी एस था और यहाँ पर भी 487,500 आपका सी जी एस, वो भी आंसर आपके पास आ गया। तो दो आंसर, फिनिश गुड्स का और सी जी एस का आंसर, ये हमें आ गया। लेकिन साथ में आप अपने क्वेश्चन की शेप चेक करें, अभी भी आपके पास जो कॉलम्स हैं वो सारे खाली पड़े हुए हैं, तो दो आंसर अभी तक आए हैं। ओके, अब यहाँ से मैंने आपसे कहा यहाँ से एक स्टेप आप रिवर्स चल सकते हैं, वो चल लें, लेकिन चूँकि ऊपर की जगह सारी अभी खाली पड़ी हुई है, बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि रिवर्स जब आपने चलना है तो साइन चेंज करने हैं। ये जो अमाउंट 65,000 लिखी हुई है ये है ओपनिंग की, ऐड होती है, तो आपने चूँकि रिवर्स चलना है तो ऐड करने की बजाय इसे लेस कर दें, आंसर में से अमाउंट को लेस कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी साथ में आ गई। लेकिन आप ये क्या करें, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, तो उसके लिए आप हेल्पिंग स्टेटमेंट्स की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर है वो 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। तो आपके पास डायरेक्ट लेबर क्या है, आपने डायरेक्ट लेबर बुक से देखकर पहले ही लिखी हुई है वो 90,000 है, तो हम यहाँ से भी कुछ एक दो स्टेप्स टेक ओवर कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर आपको अमाउंट पता है 90,000 है पहले आप वो पोस्ट कर दें। 90,000 इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ 20%, 20% का मतलब होता है 20/100, तो उसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं। और उसके आगे आपने फैक्ट्री कॉस्ट लिखनी है और फैक्ट्री कॉस्ट हमें पता नहीं है, आप उसकी जगह सिर्फ FC लिख दें। तो यूँ आपकी ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी हो रही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है
कि ये जो 0.2 है ये फिक्स्ड कॉस्ट से इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इज इक्वल टू से उधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 90,000 एज इट इज़ इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ही है। इससे आगे जैसे मैंने आपको कहा कि 0.2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाएंगे तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा 0.2, और आगे इज इक्वल टू ही रहेगा। और नेक्स्ट जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट वो एज इट इज़ आ जाएगी, जैसे लिखा हुआ है FC लिखा था, यहाँ पे हम फैक्ट्री कॉस्ट लिख दें या FC लिख दें, एक ही बात है। ओके जी, नेक्स्ट आप कैलकुलेटेड फॉर्म में, अरिथमेटिक फॉर्म में कैलकुलेशंस करेंगे। क्या किया आपने, 90,000 को आपने 90,000 को आपने डिवाइड करना है 0.2 पे, तो डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया है 4,50,000। और ये आपने क्या कैलकुलेट किया, ये फैक्ट्री कॉस्ट भी आपको पता चल गई। हम इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अब फैक्ट्री कॉस्ट आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वापस आएँ और फैक्ट्री कॉस्ट आप ढूंढें, ये लिखा हुआ है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसके आगे भी वेकेंट जगह थी और आपको नहीं पता थी, तो आपने फैक्ट्री कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली 4,50,000, वो आप यहाँ पर पोस्ट कर दें फैक्ट्री कॉस्ट। ऑलराइट, अच्छा अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क था, आपको नहीं पहले पता था और अब आपने पता कर लिया। उसके बाद जो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ये भी आपको नहीं पता थी, ये भी आपने पता कर ली। और ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये भी आपको नहीं पता था, आपने इसको भी पता कर लिया। फिनिश गुड्स क्लोजिंग को भी आपने खुद पता किया। ऑलराइट, अब ज़रा क्वेश्चन का ओवरव्यू करें तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खाली हैं। इस जगह पर आप नहीं मूव कर सकते क्योंकि आंसर नहीं है, इससे नीचे नहीं मूव कर सकते क्योंकि आंसर नहीं है, इसके भी नीचे यहाँ मूव नहीं कर सकते क्योंकि आंसर नहीं है। और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है हेल्पिंग, वो ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड 33 समथिंग % है कन्वर्जन कॉस्ट के। अच्छा जी, अब इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर FOH 33% ऑफ CC है तो ना कन्वर्जन कॉस्ट पता है और ना ही FOH पता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि कन्वर्जन कॉस्ट दो चीज़ों का नाम है। उनमें से एक जो है वो डायरेक्ट लेबर होती है और उसके अंदर अगर आप FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करें तो कन्वर्जन कॉस्ट आती है। पहले आप इसको ज़रा गौर से देख लेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट डायरेक्ट लेबर और FOH से आती है। कन्वर्जन कॉस्ट हमें पता नहीं, उसकी जगह पे आप CC लिख दें। और डायरेक्ट लेबर आपको पता है, वो आपने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखें, चेक करें, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और 90,000 की अमाउंट है, वही आप 90,000 यहाँ पर लिख दें डायरेक्ट लेबर। उसके आगे लिखा हुआ है FOH और FOH आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि वो 33 × 1/3% कन्वर्जन कॉस्ट का है। वही काम आप यहाँ पर करेंगे, प्लस करें और FOH की जगह 33 × 1/3 डिवाइडेड बाय 100 वो 0.03 आता है। और आपने छोटे डिजिट्स नहीं लिखने, मतलब ज़्यादा सारे डिजिट्स लिखने हैं, क्योंकि 0.3 को और 0.6 को आपने कभी राउंड नहीं करना, 0.3 को और 0.6 को आपने कभी राउंड नहीं करना। और ऊपर लिखा हुआ है कि FOH जो है 33% कन्वर्जन कॉस्ट है, वो पता नहीं है, उसकी जगह आपने यहाँ पर CC लिख दिया। दोबारा एक दफ़ा समझें, यहाँ पर आपने कहा कन्वर्जन कॉस्ट दो चीज़ों के बराबर होती है, डायरेक्ट लेबर और FOH। तो नीचे आपने क्या किया, कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आपको पता थी, वो 90,000 थी, डायरेक्ट लेबर की 90,000। और फिर आपने ऊपर से फार्मूला लिया FOH का, वो क्या है कि 33 × 1/3% यानी डिवाइड बाय 100 वो 0.33 आ गया ऑफ CC। यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब आप ये चेक करें कि इसी फिगर के अंदर यहाँ जो 0.33 CC है वो इज इक्वल टू के राइट साइड पे है, अब वो क्या हो रहा है, प्लस। आप उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो माइनस हो जाएगा। अब उसको हम लिखते हैं, इधर इज इक्वल टू में सिर्फ CC लिखा हुआ था और जो 0.3 CC प्लस हो रहा है उधर आके, तो इधर वापस लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और 0.3 आप लिख दें और उसके साथ आपका CC है और फिर इज इक्वल टू आएगा। और इज इक्वल टू से उधर क्या बचा, 90,000 अकेला बचा हुआ है, वो आप वैल्यू वहाँ पर लिख दें।
ओके, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है सी सी माइनस .3 cc, जिसके साथ कुछ नहीं होता, आपको पता है कि उसके साथ 1 होता है, और सी सी के साथ हो गया 1, और 1 में से .3 लेस करें, 1 में से .333 लेस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 0.6666, ज़्यादा सारे आपने 6 लगाने हैं, और उसके साथ आप मेंशन कर दें कि ये सी सी है। फिर उसके आगे आपने इज़ इक्वल टू लगाना है, और इज इक्वल टू से राइट साइड पे 90,000 है तो 90,000 आप वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब उससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ क्या करेंगे, आपके 0.66 cc से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक्चुअली क्या करेंगे, 90,000 को डिवाइड करेंगे 0.66666, ज़्यादा सारे आपने लिखने हैं, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आंसर है 135,000 है, और ये आपने क्या निकाला है, सीसी, यानी कन्वर्जन कॉस्ट भी आपकी निकल आई है। तो इस तरह से आपने इन 3 हेल्पिंग स्टेटमेंट्स के ज़रिए जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, इन 3 के ज़रिए जो कुछ भी कैलकुलेट हो सकता था वो आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, इससे एक स्टेप आपने और जाना, ये यहाँ पे पढ़ें कि एफ जो है वो 33 इंटू 103% कन्वर्जन कॉस्ट का है, और आपने ये जो कैलकुलेशन की ये कन्वर्जन कॉस्ट की, तो आप यहाँ पर वो वैल्यू पुट करके एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वही वाली वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि एफ किसके इक्वल है, 33, यानी वो हमने कहा कि 0.3333 किसके, कन्वर्जन कॉस्ट के, और कन्वर्जन कॉस्ट आपने यहाँ से पता कर ली है, वो आपके पास 135,000 है। तो अब एफ पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 0.33 यानी 33 इंटू 1/3% किसका लेना है, सीसी का, और सीसी जो है 135,000 आया हुआ है, और इसको आप कैलकुलेट कर लें। आपने क्या किया, यानी कि 0.333 ज़्यादा मरतबा लेके मल्टीप्लाई करें उसको 1,35,000 से, तो ये आपके पास अमाउंट जो आई, ये एफ की भी अमाउंट आपसे कैलकुलेट हो गई है, इसको आप अलहदा लिख लें। अच्छा, अब ये 0.36 इग्नोर भी किया जा सकता है, और ये कैलकुलेशन में 6 लिखा है, 6 नहीं है, 3 है, तो आप ज़्यादा सारे 3 लिख दें। तो अब आपके पास जो अमाउंट आ रही है 44,999.99, तो इसको 45,000 आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप ये आपने कैलकुलेट क्या किया है, वो एफ है, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं कि आपने एफ भी साथ में कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 44,999.99 है, तो आप इसको 45 समझें। अब एफ में यहाँ पर आएँ, फैक्ट्री ओवरहेड ये लिखा हुआ है, और वो अमाउंट आपने कैलकुलेट कर ली है, वो 45,000 है, यहाँ पे आप पुट कर दें 45,000। ओके, अब हम थोड़े से स्टेप आगे टेक ओवर कर सकते हैं। एक और बात आपने समझनी है, ये जो आपके हेल्पिंग स्टेटमेंट थी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब जो इनसे हेल्प ली जा सकती है आपने वो हेल्प ले ली है। अब आपको सब कुछ यहाँ पर अरिथमेटिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको कहा है कि जैसे 6-7 ग्रेड के अंदर हम मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करते थे, तो ये वही कैलकुलेशंस अब आपने स्टार्ट करनी है। इस जगह पर आके यूँ रिवर्स कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो 45,000 है ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये ऐड होता है, तो आप यहाँ वाला आंसर निकाल सकते हैं। रिवर्स चलते हुए साइन चेंज कर देने हैं, तो आंसर में फैक्ट्री ओवरहेड ओरिजिनली प्लस होता है, मगर यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इस जगह से भी आप ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक आंसर 405 है और एक 90 क्या चीज़ है, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर क्या होती है, ऐड। अब आपने रिवर्स चलना है तो साइन चेंज करने हैं। आंसर में डायरेक्ट लेबर वैसे तो ऐड होती है, लेकिन अब लेस करना है डायरेक्ट लेबर को, तो आपके पास मटेरियल यूज्ड का भी आंसर साथ में आ गया। अच्छा जी, अब मटेरियल यूज्ड के बाद आप इधर आएँ, और यहाँ पर क्या आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नज़र आए, तो आप बोलेंगे नहीं। क्या आपको रिटर्न्स नज़र आई, नहीं। क्या आपको डिस्काउंट नज़र आया, नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आंसर मटेरियल अवेलेबल का है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और वो कैसे,
ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को आप ऐड कर दें तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल भी आ गया। अच्छा, अब आपको मैंने ये बोला था कि एक आंसर और दूसरे आंसर के अगर दरमियान में कोई चीज़ फिगर मिसिंग है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ डिफरेंस लेना होता है हमेशा। अगर ऊपर की अमाउंट, यानी ये ऊपर की अमाउंट है और ये नीचे की अमाउंट है, इसके दरमियान का आंसर निकालना है तो हमेशा फ़र्क निकालना है। तो फ़र्क कैसे, 3,70,000 में से आप 3,15,000 माइनस कर दें तो आपके पास ये जो अमाउंट आई वो आई है क्लोजिंग स्टॉक की। तो इस तरह से ये भी क्लोजिंग स्टॉक भी आपको नहीं पता था, तो अब आपने ये भी पता कर लिया। यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें अननोन थी, उनमें से एक क्लोजिंग स्टॉक भी था। अच्छा, अभी ये जगह हमें फारिग लग रही है, यहाँ पर भी हमारी कैलकुलेशंस कंप्लीट नहीं हुई। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, ये तो बुक में था, शायद वो कैलकुलेटर से या एक्सेल से आगे पीछे चलते हुए वहाँ पे रेज हो गया होगा। ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री है जो हमने ऑलरेडी बुक से देखी हुई है और हमने ऑलरेडी इसको लिखा भी हुआ था। वर्क इन प्रोसेस 60,000 है, तो वो 60,000 आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। ओके, अब इससे नीचे वाला आंसर भी निकाला जा सकता है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग प्लस होता है, तो चूँकि आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आंसर में प्लस कर दें वर्क इन प्रोसेस, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड वो भी आ गया। अब ये दरमियान वाला एक आंसर है, ये निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमेशा जब सेंटर वाला आंसर आपने निकालना है तो डिफरेंस आप निकाल लिया करें। और डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 510 में से माइनस कर दें 465, तो आपके पास ये भी डिफरेंस आ गया। ये भी अननोन एक अमाउंट थी और आपने इस अननोन अमाउंट को कैलकुलेट किया है, तो इसके आगे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ये भी चीज़ नहीं पता थी और हमने इसको पता कर लिया। और ये क्या है, ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है। देखिए कितने क्वेश्चन मार्क थे, वो सारे के सारे हमने पता कर लिए हैं। अब बेसिकली उसने 3 आंसर्स आपसे रिक्वायर्ड किए थे। एक सबसे पहले जो एंडिंग इन्वेंट्री थी क्लोजिंग स्टॉक की, एंडिंग इन्वेंट्री थी वर्क इन प्रोसेस की, एंडिंग इन्वेंट्री थी फिनिश गुड्स की। ये 3 आंसर थे। बाकी हमने जो हमारी हेल्पिंग स्टेटमेंट्स थी उनके ज़रिए हमने कैलकुलेशंस की और अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। अब हम आंसर्स दोबारा भी चेक करेंगे और कोई आंसर रह ना गया हो। सबसे पहले आप ये देखें, क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला है और उसका आंसर 55,000 है, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर। तो यहाँ आपके पास आंसर्स अवेलेबल हैं और उसने लिखा हुआ है ये क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ हैं और सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल है 55,000 और आपका भी आंसर 55,000 है। ये पहला आंसर हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आपको निकालना था वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग और वो आपके पास 45,000 है। अब यहाँ चेक करें कि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग क्वेश्चन में कहाँ है, वो भी हमें नज़र आ गया। वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री आंसर में ये लिखा हुआ है और उसका आंसर है 45,000 और हमारा आंसर जो हाईलाइट किया हुआ है वो भी 45,000 है। अच्छा जी, तीसरी बात आपने पता करनी थी फिनिश गुड्स क्लोजिंग की, वो आंसर है 42,500। अब क्वेश्चन में जाएं और वहाँ जो हमारे पास तीसरा आंसर है फिनिश गुड्स क्लोजिंग का, वो चेक करें। वो फिनिश गुड क्लोजिंग 42,500 है और हमने जिसको हाईलाइट किया हुआ है वो भी 42,500 है। इस तरह से क्लोजिंग इन्वेंट्री वो भी हमने कैलकुलेट की, ठीक है। और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने की, उसका आंसर भी चेक कर लिया। उसके बाद जो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की उसका भी आंसर हमने साथ में चेक कर लिया। ये 3 मेजर आंसर थे जो पीछे लिखे हुए हैं और जाहिर है कि जो ये बाकी के क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ये भी हमने कैलकुलेट किए, ये ठीक आए तो ही हमारे 3 ग्रीन सिग्नल हमें अवेलेबल हुए। और एक आंसर मुझे और भी शायद, या हाँ, CGS का आंसर भी आपके पास अवेलेबल था और वो आपके पास आया था 487,500। तो क्वेश्चन में आपने जो CGS निकाला हुआ वो सबसे नीचे है 487,500, ये भी निकालना था। इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये भी आंसर हमारा
ठीक निकला हुआ है। तो इस तरह से जितने क्वेश्चन मार्क थे वो हमने पूरे किए। अब आप इस क्वेश्चन की शेप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। एक तो आपने रेगुलर अपनी इनकम स्टेटमेंट को कैलकुलेट किया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत स्किलफुल है। यहाँ पर जो हेल्पिंग स्टेटमेंट्स हैं उनके ज़रिए आपने सॉल्व करके जो एलिमेंट्स मिसिंग थे उनको कैलकुलेट किया। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। if there is any problem you can discuss with your friends, you can directly comment over here, you can text me। आप डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। कि जी नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।